अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अक्सा याकूब है और मैं एग्जीक्यूटिव काउंसलर हूँ निशान फाउंडेशन में। जिस तरह से प्रीवियसली आपने कुछ वीडियोस देखी होंगी जिसमें हम ड्रग एडिक्शन और साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के ऊपर जो है वो हम काफ़ी बातचीत कर रहे थे। आज की जो वीडियो है इट इज़ ऑल अबाउट कि हम ये चीज़ जानें कि हम डिफरेंट जो सेटअप्स में जाते हैं, ट्रीटमेंट सेंटर्स में जाते हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर जाते हैं या किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे एडिक्शन से रिलेटेड जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा रहा होता है, हम वहाँ पे जाते हैं तो एक्चुअली हमें वहाँ पे क्वेश्चनिंग क्या करनी होती है या एक्चुअली एक अच्छा जो ट्रीटमेंट सेंटर होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। जब तक हमें वो पता नहीं चलता तब तक जो है वो हम एक अच्छा ट्रीटमेंट और उसके जो अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो हम जो है वो कभी भी हासिल नहीं कर सकते। सो आज की वीडियो जो है वो मैं बताऊंगी आप लोगों को कि कौन कौन सी ऐसे क्वेश्चंस हैं या कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमने अपने माइंड में रखनी होती हैं जब भी हम अपने लव्ड वंस के लिए या इवन अगर आप खुद भी एक नशे की अमराज से जो है वो गुजर रहे हैं, मर्ज में मुब्तला हैं, सो आपको जो है वो किन चीज़ों के ऊपर जो है वो आपने फोकस करना है किसी भी ट्रीटमेंट सेंटर में जब आप जाएं तो जिसमें आपने पहली जो चीज़ होती है जो आपने नोटिस करनी होती है कि जो भी ट्रीटमेंट सेंटर है या जो भी रिहैबिलिटेशन सेंटर है वो प्रोवाइड कर रहा हो कोई ना कोई डिजीज़ मॉडल का मतलब ये होता है कि हमारे पास वैसे डिफरेंट जो है वो मॉडल्स होते हैं, जिस तरह से क्राफ्ट मॉडल है। बहुत सारे लोग हैं जो कि क्राफ्ट मॉडल को जो है वो फॉलो कर रहे हैं। टीसी मॉडल होता है। क्राफ्ट मॉडल से होता है कि कम्युनिटी एंड रीइंफोर्समेंट्स जो हमारी थेरेपी होती है उसमें होता है। साथ में जो है वो टीसी मॉडल होता है जो कि थेरेप्यूटिक कम्युनिटी होता है, जो कि सारा का सारा फोकस अपना इस पे रखते हैं कि कम्युनिटी को रीइंफोर्स करें ताकि कम्युनिटी ड्रग एडिक्ट्स और ड्रग रिलेटेड जो डिजीज़ हैं या ड्रग रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उसको जो है वो कोप करें उस चीज़ से। और नंबर थर्ड पे आते हैं जिसको हम कहते हैं मिनेसोटा मॉडल, जिसको डिफरेंट नामों से जो है वो जाना जाता है, जिसमें 12 स्टेप्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी का भी होता है, 12 स्टेप्स ऑफ रिकवरी भी कहा जाता है उसको। इसमें क्या होता है कि हम लोग हम अपने जो रिहैबिलिटेशन सेंटर है यहाँ पे जो हम जो चीज़ जो हमने अडाप्ट की हुई है या हम जिस चीज़ को फॉलो करते हैं दैट इज़ मिनेसोटा मॉडल या 12 स्टेप्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो कोई भी जो आप सेंटर चूज़ करते हैं उसमें आप सबसे पहले आप किसी भी सेंटर में जाएं तो उनसे ये क्वेश्चन ज़रूर करें कि एक्चुअली आप लोग कौन सा डिजीज़ मॉडल है जो कि फ़ॉलो करें, क्योंकि जब तक हमारे पास कोई एक मॉडल नहीं होता जिसको हम फॉलो करें तो हम डेफिनेटली हम फिर वो वाली काम जो है वो करने लग जाते हैं जो कि उस डिज़ीज़ से या फिर उस बीमारी को या उस डिसऑर्डर को प्रॉपरली एड्रेस करने में जो है वो फिर मतलब डिफ़िकल्ट हो जाता है। जिस तरह से हम जो है यहाँ पे बात करते हैं कि जो भी ट्रीटमेंट सेंटर्स हैं दे शुड बी टास्क ओरिएंटेड कुछ ट्रीटमेंट होती है और कुछ जो है वो इशू ओरिएंटेड होती है। दोनों में जो है वो फ़र्क होता है। फॉर इंस्टेंस हम ये बात करते हैं कि अगर एक इंसान है और उसको जो है फॉर इंस्टेंस जो टास्क ओरिएंटेड ट्रीटमेंट सेंटर होते हैं या टास्क ओरिएंटेड जो ट्रीटमेंट होता है उसका मेन फोकस जो है वो सिर्फ ये होता है कि कुछ टास्क हैं जो कि अचीवेबल हों, जो कि मेजरेबल हों, ताकि उन टास्क को हम कंप्लीट करते करते हम जो है वो अपने जो डिज़ायर्ड जो हमारा रिजल्ट है या फिर जो एक डिज़ायर्ड गोल है उसको हम अचीव कर सकें। दूसरी जो चीज़ होती है वो होती है इशू ओरिएंटेड का जो है वो टाइम ड्यूरेशन जो है वो काफ़ी प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है। वो इस वजह से हो जाता है क्योंकि एक्चुअली हमारे पास जो है वो इश्यूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और उनको एड्रेस करते करते और उनकी कोर और डेप्थ में जाते जाते हमें काफ़ी टाइम लग जाता है। और जब हम एक एक चीज़ को जो है वो फोकस करते रहते हैं तो फिर वो टाइम पीरियड जो है वो ज़्यादा लग जाता है और इवन हम खुद भी जो है वो फोकस जो है वो हमारा प्रॉपरली रहता नहीं। सो सजेस्ट ये किया जाता है कि टास्क ओरिएंटेड जो है वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना चाहिए ताकि जो है वो हम जो एडिक्ट है या इवन जो काउंसलर है या इवन जो पेशेंट है उसको एक्चुअली उनके गोल्स पता हों ताकि वो एक सर्टन अमाउंट में सर्टन जो टाइम फ्रेम है उसमें वो काम जो है वो कर सकें और अपना डिज़ायर्ड जो गोल है वो अचीव कर सकें। अच्छा, जो एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमने अपने माइंड में रखनी होती है जब भी हम किसी ट्रीटमेंट फैसिलिटी में हम जाते हैं ट्रीटमेंट के बारे में पता करने
एज इंक्वायरी। सो हम जो है वो हमें चाहिए कि हम उनसे ये चीज़ को ज़रूर इंक्वायर करें कि एक्चुअली वो कौन सी ऐसी एजुकेशन है जो कि वो प्रोवाइड कर रहे हैं जब भी पेशेंट जो है वो एडमिट होता है या इवन जो पेशेंट जो है वो आउट पेशेंट है। उसके लिए जो है वो इम्पोर्टेंट होता है कि जब तक एक, क्योंकि एडिक्शन इज़ अ डिजीज़ विच इज़ नॉट क्योरेबल, हम इसको सिर्फ और सिर्फ मैनेज कर सकते हैं। और जितनी भी डिजीज़ जो कि मैनेजेबल हैं और क्योरेबल नहीं हैं या ट्रीटेबल हैं, उनके लिए यही कहा जाता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन या ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन जितनी हम प्रोवाइड करते हैं, उतनी ही पेशेंट के पास जो है वो स्किल्स आती हैं कि वो जो है वो अपनी डेली लाइफ में उसको इस्तेमाल करके अपने जो हर्डल्स हैं उनको जो है वो दूर कर सके। सो ज़्यादा फोकस जो है वो इसके ऊपर होना चाहिए कि एक्चुअली जो एम्फेसिस क्या किया जा रहा है, ट्रीटमेंट जो फैसिलिटी है क्या वो एम्फेसिस कर रही है कि एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाए रिगार्डिंग देयर डिजीज़, कि एक्चुअली डिजीज़ है क्या, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं, ये सिम्टम्स जो आ रहे होते हैं। फॉर इंस्टेंस विड्रॉल सिम्टम्स के बारे में लोग जो है वो बहुत परेशान हो जाते हैं। जिस तरह से यहाँ पे हमारी अपनी अगर कम्युनिटी या अपना अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत एक लेमैन जो अगर हम देखें सो वो उसमें होता है कि लत है और आदत है और इसको कोई बात नहीं, कोई और काम कर लेते हैं जिससे ये आदत जो है वो छूट जाएगी। तो इसके बारे में जो है वो हमें सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि वी नीड टू एजुकेट आवरसेल्व्स, कि वी नीड टू बी अवेयर ऑफ द अपडेटेड नॉलेज रिगार्डिंग एडिक्शन और जितनी भी तमाम इससे रिलेटेड जो स्किल्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि एडिक्शन इज़ ऑल अबाउट एक्टिविटीज़ जो कि हमें एक विशियस साइकिल में जो है वो रखती हैं। सो रिकवरी इसके बिल्कुल ऑपोजिट चली जाती है कि रिकवरी इज़ ऑल अबाउट मेकिंग न्यू चॉइसेस, कि आपने जो है वो उसी आपके टाइम फ्रेम में आपने जो है वो न्यू चॉइसेस जो है वो बनानी है ताकि आपकी जो रिकवरी है वो बेहतर हो सके। और न्यू चॉइसेस बनाने के लिए ज़रूरी है कि वी नीड टू एजुकेट आवरसेल्व्स, वी नीड टू बी अवेयर, वी नीड टू इन्फॉर्म आवरसेल्व्स एंड अदर्स एज वेल कि एक्चुअली हो क्या रहा है या हमारे साथ एक्चुअली हुआ क्या है, हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आ गए थे, फॉर इंस्टेंस हमारे ब्रेन में कौन कौन सी ऑल्टरेशन हो गई थी, या फिर जो है वो हमारे जो बिहेवियर्स थे या फीलिंग्स हैं वो किस तरह से जो है वो डिस्टर्ब हुई हैं। सो एक और बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम जब भी किसी भी ट्रीटमेंट फैसिलिटी में जाते हैं सो वी नीड टू फोकस कि एक्चुअली जो भी वो फैसिलिटी है वो ग्रुप काउंसलिंग को बड़े एम्फेसाइज कर रही हो, उनका फोकस जो है वो ग्रुप काउंसलिंग पे बहुत ज़्यादा। ग्रुप काउंसलिंग का कि जो मकसद है वो सिर्फ ये नहीं है कि आप ग्रुप में जो है वो लोगों को बिठा के जो है वो सोशलाइज कराएं कि लेट्स टॉक अबाउट एनीथिंग एंड सो इसमें सिर्फ ये बात आ जाती है कि हमने ग्रुप काउंसलिंग जो है वो स्पेसिफिक, आपके पीछे एक एजेंडा होता है, उसको हमने स्पेसिफिकली जो है वो एक उसके अकॉर्डिंगली हमने जो है वो गुजारना होता है, क्योंकि एक नॉन शेमिंग जो है वो ग्रुप है कि किस तरह से हम एक्चुअली ग्रुप में बैठ के हम किस तरह से अपने आप को हील करें। तो वो एक प्रॉपर मॉडरेटर और प्रॉपर जो है वो ग्रुप काउंसलिंग का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ग्रुप का जो ट्रीटमेंट है उसका जो क्रक्स होता है, जो मेन जो एसेंस होता है वो एक्चुअली ग्रुप काउंसलिंग में होता है, जो कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो ग्रुप काउंसलिंग को जो है वो बिल्कुल साइड पर कर देते हैं कि इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ सोशलाइज, के एक्चुअली क्योंकि हमने यहाँ पे इनको रखा हुआ है तो अगर ये बातचीत करते रहेंगे तो खुद ही जो है वो इनकी हीलिंग हो जाएगी। सो हीलिंग कभी भी खुद ही नहीं होती, वो तमाम चीज़ें जो इंटरनलाइज हो जाती हैं वो हमेशा एक्सटर्नलाइज करने से ही जो है वो उनकी हीलिंग होती है। सो वो तमाम टॉक्सिक थॉट्स, वो तमाम टॉक्सिक जो है वो आपके जो इवेंट्स थे जो आप पास्ट में जो है वो गुजार चुके होते हैं और वो डीपली एम्बेडेड होते हैं आपके माइंड में। सो उसके लिए ज़रूरी होता है कि हम जो है वो इसको एक्सटर्नलाइज करें एक ऐसे ग्रुप के साथ जो कि नॉन शेमिंग हो, जिसका मकसद ये है कि वो ऐसा ना हो कि वो एक दूसरे को ही जो है वो टॉक्सिक शेम ही जनरेट कर रहे हैं, जो कि बाहर जो है वो इनके बहुत इजीली जो है वो इनके पास होती है या इनके ये फेस कर रहे होते हैं उससे। अच्छा, एक और बात जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है और वो हमें नोटिस करनी होती है या हमने फोकस में रखना होता है अपने, कि एक्चुअली हम जब भी किसी ट्रीटमेंट फैसिलिटी में जा रहे हैं सो वहाँ पे है कि एक्चुअली क्योंकि हम वहाँ पे अपना जो लव्ड वन है उनको एडमिट करा रहे होते हैं, सो वी शुड नो कि एक्चुअली वो जो स्टाफ वहाँ पे
हायर हुए हुए हैं उनकी क्या एक्सपर्टीज़ हैं। सो वो एक्सपर्टीज़ जो है वो क्या उनकी एक्सपर्टीज़ जो है वो एडिक्शन जो ट्रीटमेंट है उसमें क्या वो एक्सपर्ट हैं कि नहीं, क्योंकि वैसे हमारे पास बहुत सारे नर्सेज और बहुत सारे जो है वो स्टाफ अवेलेबल होता है, बट एक्चुअली ड्रग एडिक्शन जो है वो टोटली जो है वो एक डिफरेंट फील्ड है एक तरह की, कि उनको हैंडल करना, उनको आफ्टर केयर प्रोवाइड करना या उनको इन डोर जो फैसिलिटी जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें उनकी नीड्स और उनकी वांट्स और बाकी जो इनकी फिजिकल और मेंटल जो हेल्थ है उनका ख्याल रखने के लिए जो स्टाफ जो हायर किया गया है क्या वो एक्सपर्ट है एडिक्शन ट्रीटमेंट में। एक और बात जो फैमिलीज़ जो हैं वो भूल जाती हैं नोटिस करना, वो उसमें ये भी बात है कि वो कौन से पेशेंट्स हैं जो कि इंडोर होंगे और कौन से पेशेंट्स हैं जो कि आउटडोर फैसिलिटी जो है वो में होंगे। सो क्या आपने ये भी हम पूछ सकते हैं ट्रीटमेंट जो फैसिलिटी है उनसे कि क्या उनका जो प्रोग्राम है वो इस चीज़ को एड्रेस कर रहा है कि वो इंडोर और इंडोर पेशेंट्स और आउटडोर पेशेंट्स दोनों को जो है वो प्रोवाइड कर रहा है अपनी फैसिलिटीज़। सो इंडोर के लिए कुछ ये चीज़ें होती हैं कि इंडोर जो फैसिलिटी है वो उन लोगों के लिए होती है जो कि एक तो है कि हार्ड ड्रग्स अगर आपने ली हुई हैं, फॉर इंस्टेंस कोकेन है या फिर हेरोइन है, इस तरह की जो ड्रग्स हैं जिनका विड्रॉल बहुत सिवियर होता है, सो उनके लिए हम ये रेकमेंड करते हैं कि उनका जो है वो ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ इंडोर ही होगा, क्योंकि आउटडोर पे जो है वो विड्रॉल मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। दूसरी बात जो है वो ये आ जाती है कि वो वाले पेशेंट्स जो कि स्टेबल फैमिली से नहीं होते, सो उनको भी हम रेकमेंड करते हैं कि वो इंडोर फैसिलिटी को जो है वो अवेल करें। साथ में अगर पेशेंट का विड्रॉल बहुत सवेयर है या फिर उनका जो है वो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट बहुत डिस्टर्ब हो गए जिसमें वायलेंस या दूसरे जो फैक्टर्स हैं वो इंक्लूड हो गए, सो उनको भी हम फ़ौरन से ही जो है वो रेफ़र कर देते हैं कि आप जो है वो इंडोर ट्रीटमेंट जो है वो उसकी तरफ चले जाए। और दूसरी तरफ आ जाता है कि अगर जो है वो कंट्रोल्ड हैं, साथ में जो है वो अगर इनिशियल फेज चल रहा है और पेशेंट जो है वो खुद विलिंग है, सो वो हम थ्रू एवेलुएशन हम देख लेते हैं कि इनको इंडोर करना है या इनको आउटडोर करना है। सो उसमें सब ये है कि हमने इंडोर और आउटडोर दोनों की फैसिलिटीज़ का हमने उनसे पूछना है कि क्या वो लोग ये चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो इंडोर और आउटडोर दोनों फैसिलिटीज़ हैं या सिर्फ और सिर्फ इंडोर ही है। सो ज़्यादा बेहतर होता है कि हम जो है वो देख लें कि कौन से पेशेंट्स को वो इंडोर पे कर रहे हैं और कौन से पेशेंट्स को वो आउटडोर पे कर रहे हैं। उसके अलावा जो है वो जो प्रोग्राम है, जो वो फैसिलिटी या वो जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो एक्चुअली वो मेजरेबल गोल्स की तरफ जो है वो उनका रुझान होना चाहिए कि एक्चुअली देखिए वो कि जो भी वो इनिशियल फेज़ में ही वो जो ट्रीटमेंट के इनिशियल फेज़ में ही वो देख लें कि एक्चुअली एडिक्ट्स के या जो इंसान जो कि ट्रीटमेंट के लिए आया है उसके गोल्स क्या क्या होंगे, काउंसलर के गोल्स कौन कौन से होंगे, और इवन फैमिली को भी वो जो है वो काउंसलिंग में इन्वॉल्व करें, क्योंकि एडिक्शन इज़ अ फैमिली डिजीज़ और फैमिली डिजीज़ है जब, सो दैट मीन्स के जो पेशेंट्स की जो फैमिली है वो भी इफ़ेक्ट हो चुकी होती है उनकी डिजीज़ की वजह से, जो कि हम ये कहते हैं कि जो एडिक्ट है वो तो सोमैटोसाइकिक इलनेस के साथ साथ जो है वो साइकोसोमैटिक इलनेसेस भी दोनों ही चल रहे होते हैं दोनों फैमिली मेम्बर्स में। सो उसमें यह है कि हमने आइडेंटिफाई करना होता है और उनको भी ट्रीटमेंट में जो है वो लेके आना होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जो अच्छा फैसिलिटी है, जो अच्छी फैसिलिटी है वो डेफिनेटली जो फैमिली है उनको भी इनरोल करती है ट्रीटमेंट में। उसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आ जाती है वो ये आ जाती है कि हम ये भी चीज़ नोटिस करें कि एक्चुअली क्या ट्रीटमेंट जो फैसिलिटी है वो इंडोर ट्रीटमेंट के बाद जो है वो आउटडोर फैसिलिटी या फिर जो फॉलोअप्स हैं क्या वो अरेंज करती हैं कि नहीं, क्योंकि जो एडिक्शन जो हम डिज़ीज़ को जो हम ट्रीट कर रहे हैं या उनकी हीलिंग के लिए जो हम काम कर रहे हैं वो ऐसा नहीं होता कि अगर आपने इंडोर वाला जो टाइम पीरियड है वो अगर आपने गुजार लिया तो दैट मीन्स कि आपका जो ट्रीटमेंट है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद भी आफ्टर केयर प्रोग्राम भी जो है वो होता है ताकि हम देख सकें कि एक्चुअली ट्रीटमेंट के प्रोग्रेस कितने हुई है, जो इंसान है उसमें अपने ट्रीटमेंट में कितना प्रोग्रेस किया। साथ में जो है वो हम एक और चीज़ देखते हैं कि एक्चुअली जो फैसिलिटी है उसका क्राइटेरिया ऑफ सक्सेस क्या है, क्योंकि बहुत सारे जो फैमिलीज़ होती हैं उनका क्राइटेरिया ऑफ सक्सेस ये है कि अच्छा बस वो अपनी लाइफ
को मैनेज कर ले, वो जॉब करना स्टार्ट कर दे, या फिर वो जो है वो ऐसा काम करना मतलब ड्रग्स ना करें, या अगर ड्रग्स कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो लोअर ड्रग्स ही कर रहे हैं। जिस तरह से अगर हम सिर्फ और सिर्फ प्लेन सिगरेट्स या नस्वार को अगर हम कहें तो वो दैट इज़ ओके फॉर अस। सो एक्चुअली हम जो एक अच्छा जो ट्रीटमेंट जो सेंटर है, जो फैसिलिटी जो प्रोवाइड कर रहे हैं एडिक्शन ट्रीटमेंट की, उसमें होता है कि एब्स्टिनेंस का जो क्राइटेरिया है वो सक्सेस होता है, क्योंकि जब तक वो इस क्राइटेरिया को मीट नहीं करते, दैट मीन्स कि वो अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुए। सो यहाँ पे बातें आ जाती है कि एब्स्टिनेंस हमने क्रिएट करनी होती है सब्सटेंसेस से, और जो हमारे डिफरेंट जो पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं उसमें जो हमने बहुत सारा ट्रॉमा जो फेस किया होता है उससे हम किस तरह से बाहर आ रहे हैं। साथ में जो है वो हमने एब्स्टिनेंस को जो है वो बरकरार रखना होता है कि हम जो है वो वापस जो है वो बेशक वो हार्ड ड्रग्स हों या फिर लोअर ड्रग्स हों, जिसमें प्लेन सिगरेट्स वगैरह भी आ जाती है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि एक अच्छा ट्रीटमेंट सेंटर वो है जो कि इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखे कि जो है वो ये ना हो कि वो उनका क्राइटेरिया ऑफ सक्सेस सिर्फ ये हो कि हार्ड ड्रग्स ना करें, जिसमें आ जाती है कि हम वो वाली ड्रग्स जो कि फॉर इंस्टेंस हेरोइन या फिर मेथ हो गई या फिर कोकेन हो गई, ये अल्कोहल हो गया, वो ना इस्तेमाल करें, बल्कि जो लोअर ड्रग्स हैं, लोअर कैटेगरी, या फिर कट डाउन अगर कर रहे हैं, तो ये क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए सक्सेस का। इसके अलावा जो एक बात आ जाती है कि जो भी प्रोग्राम फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर रही है उसका जो है वो वैल्यू फॉर द मनी हो, कि वो ऐसा ना हो कि हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है वो हम पैसे दे रहे हैं और उसके बाद हमें रिजल्ट्स कुछ मिल नहीं रहे। रिजल्ट्स मिलने का मकसद जो है वो ये है, या फिर मेरा बात करने का जो मतलब है वो ये है कि आप जो भी पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका उतना ही बेनिफिट जो है वो आपको और आपकी फैमिली को होना भी चाहिए, कि जिस तरह से प्रॉपरली जो है वो ट्रीटमेंट जो है वो प्रोवाइड किया गया हो, क्योंकि हमारा जो है वो वैल्यू फॉर द मनी सिर्फ ये ना हो कि अच्छी फैसिलिटी है, अच्छी रिहाइश है, अच्छा खाना पीना है, सो ये जो है वो क्राइटेरिया है ऑफ गुड वैल्यू फॉर द मनी। असल में होता है कि एक्चुअली क्लाइंट जो है या पेशेंट जो है वो लर्न क्या कर रहा है वो इम्पॉर्टेंट होता है। सो लर्निंग के ऊपर हमारा जो है वो बहुत एम्फेसिस होना चाहिए कि एक्चुअली क्या एजुकेट किया जा रहा है, ग्रुप काउंसलिंग किस तरह से होगी और किस तरह होती है, क्या वो जो ट्रीटमेंट फैसिलिटी है वो उसको प्रमोट कर रहे हैं या नहीं, फैमिलीज़ को जो है वो एनरोल कर रहे हैं ट्रीटमेंट में एडिक्ट या पेशेंट के साथ या नहीं, और साथ में मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि वो मेजरेबल गोल्स जो हैं जो कि अचीवेबल हों, वो उनका फोकस उस पर है कि नहीं, और क्या वो डिजीज़ मॉडल कोई फॉलो कर रहे हैं या नहीं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, और आई होप कि अब आपको जो है वो टू सम एक्सटेंट आपको समझ आ गई होगी कि एक्चुअली हमने जहाँ पे भी जाना है किसी भी अपने लव्ड वन की ट्रीटमेंट के लिए कोई भी फैसिलिटी सर्च करने, सो उसमें जो है वो हम कुछ ये बातें जो है वो ज़रूर अपने जहन में रखें ताकि जो है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकें और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कर सकें। थैंक यू सो मच।